सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने आया हूं कि क्या टाइम निकल गया। क्या 7 महीने में पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकें? क्या आप अगर ऐसे बच्चे हो जिसने जीरो पे हो, जिसने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए पॉसिबल है इस एग्जाम को क्रैक करना या नहीं? इन सारे मुद्दों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और लॉजिकल बात करूंगा, ऑन दी ग्राउंड रहते हुए बात करूंगा, हवा में कोई बातें नहीं करूंगा। पूरा आपको एक प्लानर भी दूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप चाह लें तो अभी भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन पहले ऑप्शंस की बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आपकी क्या अचीवमेंट्स है। तो दीज आर माई अचीवमेंट्स। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 442 थी यूपीएससी सीएसई 2021 में। उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैंने 3 बार क्वालिफाई किया। पहली बार एज रैंक 37 2012 में, उसके बाद फिर आई ज्वाइंड एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसके अलावा आई गॉट सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड लेटर ऑन एज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। 3 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। उसके अलावा उत्तराखंड पीएससी का इंटरव्यू भी दे रखा है मैंने 2016 में। अलॉन्ग दैट इस बुक है यूपीएससी इन स्टेट पीएससी बूस्टर, इसका मैं राइटर भी हूं एंड डीडीएन पब्लिकेशन हाउस का मैं पब्लिशर एंड डायरेक्टर भी था। उसके अलावा सो दीज आर माई अचीवमेंट्स। सो आप समझ पाएंगे कि मैं आज आपसे जो भी बात करने वाला हूं ना, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर बात करूंगा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। एक चीज समझ लेना यार, थोड़ा लेट तो है, थोड़ा देर तो हो गई है कि अभी तक अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल ही हो जाएंगे। इस टाइम पे आपके पास सीधी सी बात है ना, 2 ही ऑप्शंस तो हैं, सोचना 2 ऑप्शन है। पहला, आप रुक जाओगे, यही तो ऑप्शन है, या तो आप सोचोगे कि यार शायद कोशिश कर लेते, शायद हो जाए। समझना इस बात को। तो मेरे को एक चीज सोचना, एक चीज सोच के बताना कि अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट है तो आप इस एग्जाम को कितने अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो। सपोज आपका पहला अटेम्प्ट है और आप ये एग्जाम नहीं देते हो, तो आप सेकंड या फिर आप ये एग्जाम दे देते हो और फेल हो जाते हो, तो मैक्सिमम में यही होगा कि अगला अटेम्प्ट आपका सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, इवन आपका 4th अटेम्प्ट भी है और आपने डिसाइड किया आपको एग्जाम नहीं देना है, तो आप ये जो 7 महीने हैं ये आप फिर से वेस्ट करोगे। इसकी क्या गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन ले ही लोगे अगले साल? ये चीज आप समझ रहे हैं। दूसरी बात, 2024 में देर आर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कि काफी ज्यादा सीट्स आएंगी। पॉसिबिलिटीज हैं, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बट द थिंग इज दैट स्टॉपिंग राइट नाउ में आप अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करेंगे और डिप्रेशन में ही जाएंगे, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि एग्जाम बहुत दूर है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे। दूसरा मौका आप ये कर सकते हैं कि आप इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूं ना कि इस अटेम्प्ट को मैं लास्ट अटेम्प्ट बना लूं, तो मेरे पास कुछ स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए, कुछ लॉजिकल चीजें तो होनी चाहिए जो मुझे विश्वास दिला सके कि ये एग्जाम हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ना, लेकिन उससे पहले इस बारे में बात करता हूं, वो सबसे ज्यादा चल रहा होगा कि यार प्रीलिम्स का तो ठीक है, मैंने मेंस के लिए, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं और मैंने आज अभी तक आइडियली प्रिपेयर ही नहीं किया है। तो एक चीज बताओ भाई, आइडियल प्रिपरेशन एक इंसान बता दो जिसने की हो। रैंक 1 तक की सारे सब्जेक्ट में कभी भी, सारे एग्जाम्स में, सारे सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स नहीं होते, कभी नहीं होते, किसी टॉपर के आज तक नहीं आए। सारे सब्जेक्ट्स में, GS1 में, GS2 में, GS3 में, GS4 में, सबके हाईएस्ट किसके होते? नहीं होते। इसका मतलब आइडियल प्रिपरेशन जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब आइडियली तो कोई प्रिपेयर नहीं करता। दूसरी बात, आपका अगर मेंस तैयार नहीं है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर आप इसको एक सही प्लानिंग के साथ बनाएं। सीधी सी बात है, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप प्लान करेंगे ना, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम द माई एक्सपीरियंस। मेरे से, चूंकि मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था, मेरा ऑप्शनल पहले था फिलॉसफी, फिर मैंने लिया था सोशियोलॉजी। एक रेनाउंड टीचर में, ओल्ड राजेंद्र नगर के टीचर को मैंने कॉल किया था, मैंने बोला था सर आपसे एक छोटी सी मुझे हेल्प चाहिए कि मेरी कॉपीज टाइम पे चेक हो जाए। तो उन्होंने बोला तुमने सोशियोलॉजी की कोचिंग की है? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि तुमने ना तो कोचिंग की और अभी तक सोशियोलॉजी पढ़ा भी नहीं है, 69 डेज बचे हैं, रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, तुम्हारा सिलेक्शन इस साल कतई नहीं होगा।
हिट कर गई थी बात दोस्त। मैंने बोला ये इंसान कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, करके दिखाऊंगा। जी जान लगा दी थी, दिन रात फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल थ्रॉटल के साथ पढ़ाई की थी सर, सिलेक्शन लिया फिर मैंने। तो एक चीज़ दिमाग से निकाल देना, पहली बात जब आइडियल अटेम्प्ट होता ही नहीं तो 1 साल का टाइम होता तो इसकी भी गारंटी नहीं कि अगर आप 1 साल से पढ़ रहे होते तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता। तो इट मीन्स आइडियल जैसा कुछ है नहीं, तो इट इज टाइम कि अभी भी आप चीज़ों को सोच तो सकते हो। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है, अभी आप मेंस के लिए टेंशन में होगे और आप प्रीलिम्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे, यही तो करोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई हम मेंस की तैयारी करते रहेंगे, यू डू नॉट गिव एनी रिस्पेक्ट टू मेंस, तो क्या होगा, आप फेल कर जाओगे प्रीलिम्स में। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स पे ध्यान नहीं दिया, आप तो मेंस की तैयारी कर रहे थे। हमको ऑप्शनल करना है, हमको ऑप्शनल के अलावा हमें पूरा जीएस का सिलेबस फिनिश करना है, हमें एथिक्स करना है, हमें ऐसे करना है, और उसके चलते क्या होगा, मेरा भले प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो, लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो एक चीज़ समझना, फिर आपको एक साल का एक वेटिंग पीरियड मिल जाएगा। 1 साल आप फिर वेट करोगे, फिर आप डिप्रेशन में अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलती मत करना कि मेंस के पीछे आपने प्रीलिम्स को इग्नोर कर दिया। इस टाइम पे बहुत सारी ये गलती करेंगे। मेंस मानता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी मेंस लिखोगे। लेकिन इसका क्या, केस 2, यू प्रिपेयर एंड क्लियर प्रीलिम्स। सोच के देखना, अगर आप प्रिपेयर करते हो, प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, तो क्या होगा, आप फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करोगे। सही बात बोल रहा हूं, आप फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो टाइम पीरियड होगा प्रीलिम्स और मेंस में, इसमें शायद एटलीस्ट यू मे क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। देयर आर एटलीस्ट द चांसेस, यहां पे चांसेस हैं, यहां पे आपका चांस है ही नहीं, 2025 में सीधे चले जाओगे। और एक चीज समझना, कोई भी स्टूडेंट एक होता है ना एफिशिएंसी के साथ फुल्ली आइडियली पूरे साल नहीं पढ़ता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन तो यार लगे ही रहते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा है ना कि आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, मेंस का एग्जाम के लिए सोचो, एटलीस्ट सोचना तो शुरू करो। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, ये आपकी डेट्स हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स है 26 मई 2024 को, और यूपीएससी मेंस जो है वो 20 सितंबर 2024 को है। एंड एज पर दी जो यूपीएससी जनरल ट्रेंड फॉलो करता है, वो फ्राइडे सैटरडे संडे एग्जाम कराता है, उसके बाद फिर सैटरडे संडे। तो 20, 21, 22 आपका एसए, GS1, GS2, GS3, GS4 हो जाएगा, और फिर एक हफ्ते 5 दिन के गैप के बाद आपका ऑप्शनल और आपका जो कंपलसरी पेपर होता है वो होगा। आप देखना इस बार आपके पास 117 दिन है प्री और मेंस के बीच में, 117 दिन। सोच के देखो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड है। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, इसका मतलब आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी, आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, आपने साइंस एंड टेक पढ़ा होगा, तो आपने काफ़ी कुछ तो पढ़ रखा होगा। तो क्या मेंस निकालना इम्पॉसिबल है? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी क्योंकि बत्ती जो थी ना, जो स्लो जल रही थी, आप फुल एफिशिएंसी पे काम करोगे और मेंस को क्वालिफाई कर सकोगे। और ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस एग्जाम को इस तरह से निकाला हुआ है। ये मैम है सिमीकरण मैम, इनकी रैंक 31 थी, 31 रैंक। इस टाइम पे ये रैंक किसी को कोई ऑफर करना, कत्लेआम मच जाएगा। रैंक 31 बहुत तगड़ी रैंक है। यूपीएससी 2019 इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, इनका मेंस बिल्कुल तैयार नहीं था। मेंस इन्होंने अपने प्रीलिम्स के बाद तैयार किया था। अब सोच के देखो, अगर ये हिम्मत हार जाती कि यार प्रीलिम्स तो हो गया, मेंस मेरा तैयार नहीं है, तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, बट शी डिडंट गिव अप। उनके सब जो सपने थे ना, उसने उनका गोल जिंदा रखा था। अब इनके अगर सपनों ने इनका गोल जिंदा रखा था, इसीलिए इन्होंने ये रैंक निकाली, तो क्या तुम नहीं कर सकते? तो लोगों ने किया है, जिन लोगों ने किया है ऐसे लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, और जो लोग ऐसे हैं जो पहले ही गिव अप कर देते हैं, यार मेरा तो प्रीलिम्स हो गया, मेरा मेंस की तैयारी नहीं, मैं नहीं दूंगा। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ भी देते हैं डर के मारे, क्योंकि उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है। मैम को थे, मैम ने निकाला, आपको भी, आप भी निकाल सकते हो। और दूसरा फायदा और है, आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा। एक चीज़ समझना, अगर आप अभी से तैयारी करते हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, तो आपको मेंस के टाइम पे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप 2025 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगे। तो मेरा रिकमेंडेशन तो आपको ये है कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आपको अपना ये अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है,
सीधी सी बात है, एक पॉसिबिलिटी तो है कि अगर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करता हूं तो मैं शायद मेंस क्वालिफाई कर लूं, लेकिन अगर मैं प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करूंगा तो मेंस कहां से क्वालिफाई करूंगा? इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करके करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना पड़ेगा। जो भी इंसान कह रहा है ना कि भैया नहीं हो सकता, ऐसे लोग से दूर हो जाओ, ये जो निगेटिव लोग होते हैं ना, जो हर चीज में कमियां निकालते हैं, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। उनको लगता ही इसलिए है कि सूरज शायद इसलिए चमकता है ताकि नीचे परछाइयां बन सकें। उनको चांद में सिर्फ धब्बे ही दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा कर ले उसमें उनको सिर्फ बुराइयां दिखाई देती हैं, वो कभी पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सिर्फ लगता है, उनको ये लगता है जैसे आप रोड पे निकलोगे ना तो एक्सीडेंट ही होगा। नहीं सर, रोड पे तो निकलना पड़ेगा। और यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है ना, जब आपको भी नहीं पता कि आप अपनी अगर शक्ति को पहचान लो ना, स्ट्रगल को ले लो हाथ में, आप कब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ आपको भी नहीं पता चलेगा। नहीं तो ऐसे तो लोग 4-4, 5-5 साल तैयारी कर ही रहे ना यार, हो गया उनका, सोच के देखना। तो कोई बंदा का 5 साल इस एग्जाम में दे दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ा था। इट्स सिंपली मीन कि कहीं ना कहीं वो भटकता रहा था, उसने सही डायरेक्शन कहीं ना कहीं गलतियां की थी, सही डायरेक्शन कई बार पकड़ ही नहीं पाते, मिसगाइड होते चले जाते हैं, और ये होता है। तो आप ये गलती मत कीजिए। 7-8 महीने एक अच्छा पीरियड है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज आप कर सकते हैं कि आप, अगर दिमाग में मेंस का टेंशन है तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चंस आए हैं एटलीस्ट GS 1, 2 और 3 का तो जरूर कर लीजिए। ये आपको समझ में आ जाएगा और आप पाओगे कि जब आप इसको कर लोगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई अच्छा सोर्स मेंस के लिए है ही नहीं। बिलीव मी, कई सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, मतलब उनका जो बेसिक कंटेंट है वो वही है, वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके वो सवाल पूछते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ऑप्शनल का आप कोई अपना ऑप्शनल चुन लीजिए। अब अच्छा, यहाँ पे ऑप्शनल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि आपको ऑप्शनल कौन सा चुनना चाहिए। इस टाइम पे छोटा ऑप्शनल चुनना, अगर अभी आपने कोई ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया ना, छोटा ऑप्शनल चुनना, या सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या फिलॉसफी, इस टाइप के ऑप्शनल चुनना जो छोटे हों, क्योंकि बड़े टाइम ऑप्शनल के लिए टाइम अब नहीं है और बहुत कम टाइम बचा है। तो आप छोटा ऑप्शनल चुनोगे, 3-4 महीने में कवर कर लोगे और उसके बाद उसको रिवीजन प्रैक्टिस पे डाल दोगे। बड़ा ऑप्शनल चुनोगे तो करने में समस्या होगी, कर हो सकता है वो भी लो, लेकिन जुडिशियस डिसीजन ये होगा कि आप एक छोटा ऑप्शनल चुनो। भाई स्कोर ही तो लाना है, कोई हमें ऑप्शनल से मोहब्बत थोड़ी बितानी है, मोहब्बत थोड़ी अपना करनी है ऑप्शनल को, भैया कि हमारा ये ऑप्शनल था और ये था वो था। अगर आपका किसी ऑप्शनल का अनलेस बैकग्राउंड ना हो, अगर सपोज आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, आपको सब कुछ पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऑप्शनल है और वो छोटा है, कम टाइम में हो सकता है इस टाइप के ऑप्शनल, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और तीसरी चीज करंट अफेयर्स, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाला है, क्योंकि आज की डेट में करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में भी ना एनालिटिकल भी वो पूछते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कर लेंगे तो हो जाएगा। ये चीजें इस टाइम पे 7 महीने के अंदर पॉसिबल है। आपने सिंपली प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं सारे, जो भी उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है पढ़ते वक्त आप वो कर लेना। ऑप्शनल का एक पेपर आप कर लेना और ये चीज करना। अब समझना थोड़ा सा, अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। रिपीटिशन, दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन and that principle is one of the basic feature, but it is equally true that under that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong government, a feature that militates against the concept of strong federalism। 2014 का ये सवाल था। 2015 में एक सवाल आया, the concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years, highlight the drawbacks in existing structure, जो कि in favor of a strong center है, and extent to which the cooperative federalism would be the answer of the shortcomings। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, इसका फंडा आप इसमें यूज करके आराम से आंसर लिख सकते थे। अब इस क्वेश्चन को देखना, और ये जो कुछ आप पढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत में, आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे इन ईदर वे। how far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer। ये भी फेडरलिज्म पे ही घुमा फिरा के सवाल है। तो ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो आप इसके बारे में लिख पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखना, इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, पंचायत एंड समितिज हैज रिमेन्ड मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस,
क्रिटिकली डिस्कस 2015 का सवाल। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैव नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यूज टू इंप्रूव द सिचुएशन। यहां पे भी देख लो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। ये देखना 2015, 2017, 2022। आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट होते हैं, सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप एक क्वेश्चन का फंडा दूसरे क्वेश्चन में आराम से यूज कर सकते हो। तो अगर आपने पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लिया, आप पाओगे काफी हद तक आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये समझना कि 26 तारीख को तो आपका पेपर है प्रीलिम्स का, तो अभी क्या करें। 8 मेनली सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मेडिवल। मैं इसको एक में लेता हूं क्योंकि इसका जो वेटेज है वो लगभग उतना ही आता है जितना मॉडर्न इंडिया का था, लगभग, जनरली, नॉट ऑलवेज। पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। तो हमारी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए आप समझना। अभी आपके पास ज्योग्राफी एंड मॉडर्न इंडिया, आप इसे नवंबर में फिनिश कर सकते हो। और कितना करना है, मॉडर्न इंडिया आपको करनी है स्पेक्ट्रम से, ज़्यादा जगह मत पढ़ो, या तो बिपिन चंद्रा से कर लो या तो स्पेक्ट्रम से कर लो। ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और जीसी लियोंग के कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो खैर। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ दे रखी है कि जो जीसी लियोंग से क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, ये ओल्ड एनसीईआरटी और ये एक किताब है न्यू वाली, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, बस वहाँ से पढ़ना। ये 3 पतली पतली किताबें हैं, ये थोड़ी सी मोटी हैं। एंड ये पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी है। क्या ये 1 महीने में नहीं पढ़ पाओगे? सोच के देखो, जान लगा के। ये नवंबर में कर लोगे, ये दिसंबर में कर लोगे। इकोनॉमी, मुनाल सर का 1000 पन्ने का नोट्स है ऑल दो, बट आप उसे 25, मतलब अगर 30 पन्ने के हिसाब से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 1 महीने में कवर कर लोगे। और उनके 30 पन्ने में माल जो लिखा होता है ना, जो कंटेंट लिखा होता है, वो मुश्किल से 3-4 पन्ने का ही होता है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन से कि वो ओवरसाइज्ड है। उसे अगर आप प्रॉपर मटेरियल में कन्वर्ट करोगे तो 200-300 पन्ने का है, बट उन्होंने समझाने के लिए उसे 1000 पन्ने में वो कन्वर्टेड है, तो आराम से आप ये कवर कर लोगे। और इन्वायरमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस तो पढ़नी है। साइंस एंड टेक, ये थोड़ा सा भाई, ये मेनली करंट अफेयर्स वाले चीज़ें आती हैं, या फिर जो मेंस में टॉपिक रिलेटेड है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वहाँ से हो जाएगा। एंड करंट अफेयर्स ये आप अपनी मैगजीन से कर लोगे, मंथली मैगजीन। तो क्या ये हो नहीं सकता? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर आप फरवरी तक सोच के देखो, फरवरी तक, और ये करंट अफेयर्स के लिए तो अलग से बताऊंगा, तो आप समझ लो फरवरी तक 15 दिन एक्स्ट्रा ही ले लो। तो फरवरी तक अगर आपने इतना भी कर लिया ना प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी, और वही किताबें आपको मेंस के लिए भी पढ़नी है, तो आप सोच के देखो आपके पास अभी भी 3 महीने बचे हैं मेरे भाई, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में आप पूरे मार्च में रिवीजन कर लोगे आराम से, अप्रैल में भी रिवीजन कर लोगे, और मई में तो आप करोगे ही करोगे। उसके अलावा जब आप रिवीजन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप टेस्ट भी दे दोगे, यहाँ भी आप टेस्ट दे दोगे। तो कितनी टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए यार, कितनी टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए? सब हो जाएगा, पढ़ने वालों के लिए सब हो जाएगा। और जिसने कसम खा ली है ना कि भैया अपने से तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे लोग का तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस पर एक मुझे बड़ी प्यारी सी एक कहानी याद आती है, मैंने अभी एक सीसेट की क्लास में भी सुनाई थी। एक आदमी था, एक कुत्ता खरीद के लेके आया। वो कुत्ते के अंदर खास बात ये थी कि वो कुत्ता जो पानी पे दौड़ सकता था। अब वो आदमी बड़ा एक्साइटेड था, यार अपन भी जैसे कुछ लेके आते हैं ना, कुछ अनोखी चीज़, तो अपन बड़े एक्साइटेड रहते हैं। तो उस कुत्ते को ना, मतलब वो पानी पे दौड़ सकता था, तो उसने बुलाया, भाई मैं आज तेरे को एक मस्त चीज़ दिखा। तो वो आया, तो उन लोगों ने बोला चल भाई शिकार करते हैं। तो भाई बत्तख कुत्तक समुद्र में तैर रहे थे, तो उसके दोस्त ने क्या किया, गोलियां मार दी बत्तखों को, बत्तख मर गए। अब इस आदमी ने अपने कुत्ते से बोला कि तुम जाओ और दौड़ के ले आओ बत्तख को पकड़ के। तो वो पानी के ऊपर दौड़ते हुए गया कुत्ता, और बत्तख के जो भी डेड बॉडीज थी वो पकड़े उठा के ले आया। बट इस आदमी ने कुछ बोला नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस आदमी ने जब कुछ बोला नहीं, इसको बड़ा अजीब लगा, ये क्या बकवास है, इसने कुछ बोला ही नहीं, मेरा कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ रहा है। तो इसने फिर भी वो पूछ लिया, लास्ट में से रहा नहीं गया। तो जाते वक्त जब इन लोग वापस जा रहे थे, इससे पूछा कि यार तुम्हें कुछ अजीब सी बात फील नहीं हुई, कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ? बोला हाँ यार, मैंने तुम्हारे कुत्ते में बड़ी अजीब सी बात नोटिस की। बोला क्या? तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। अब बताओ, तो ऐसे निगेटिव लोगों का तो यार कुछ नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी दिख रही है, एग्जाम सामने है, अटेम्प्ट तुम्हारा है,
मेहनत तुम्हारी है, लेकिन तुम एक उस इंसान की बात मान के बैठे हो जिसने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया और तुमको सिर्फ ये बताने के लिए बैठा है कि मैं जिंदगी में इस एग्जाम को निकाल नहीं पाया, तुम भी नहीं निकाल पाओगे। वो अपनी सारी निगेटिविटी तुम्हारे पर थोपने के लिए बैठा है और हम उसकी निगेटिविटी थोपवाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? जिंदगी में एक पॉजिटिव लाइफ कभी एक निगेटिव माइंडसेट के साथ तो मेरे दोस्त बनती ही नहीं। एक घर भी आपके माँ बाप ने भी जो आपका घर बनाया होगा ना, या फिर आपके पुरखों ने जो घर बनाया होगा, वो इस उम्मीद के साथ बनाया होगा कि मेरा जो ये मैं घर बना रहा हूं ना, ये इतना मजबूत बनेगा कि गिरेगा नहीं। अगर हम घर बनाने से ही पहले ये सोच लेंगे कि मेरा घर ढह जाएगा, तो घर तो कभी बनेगा ही नहीं। आप कभी रोड पे बाहर निकलेंगे ही नहीं, कभी किसी एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरेंगे, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा कि मेरा ये एग्जाम शायद क्वालिफाई होगा ही नहीं। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना आपको इस एग्जाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा यार। गर्लफ्रेंड से भी बात करते समय ना उससे बोलना पड़ेगा कि बाबू सोना, मुनहाल सर बोलते हैं वैसे तो बाबू सोना, ठीक है, तो मतलब जो भी आपके बाबू सोना हो, बाबू सोना से BG20 की बातें डिस्कस कर लेना। पढ़ लो यार, इट्स अ टाइम, आप कर सकते हो, अभी भी पॉसिबल है, किया तो जा सकता है, लेकिन जो करने वाला होगा वही कर पाएगा। तो ये समझना, आप इसको पढ़ लोगे और एक काम ये करना, जो नवंबर में पढ़ाना वो दिसंबर में रिवीजन में डाल देना। लोग ये गलती करते, 2 घंटे रिवीजन, बाकी टाइम पे पढ़ाई। पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। फिर इसके बाद जो ये इधर पढ़ा इस महीने में रिवीजन कर लेना, तो इससे आप कुछ भूलोगे नहीं। और फिर उसके बाद ये 3 महीने तो तुम्हें रिवीजन करना, तो आप समझो 5-6 रिवीजन अभी भी आराम से पॉसिबल है। लेकिन आपको जरूरत है एक सही प्लानर की। प्लानर से रिलेटेड मुझे कुछ ध्यान है कि मैं एक फ्री मैराथन रन करता हूं, जहां पे मैं प्लानर्स देता हूं बच्चों को, जहां पे वो लोग ने कई बार रिवीजन, मतलब लोगों के इस टाइम पे करंट अफेयर्स में हालत खराब है, 3-3, 4-4 बार लोगों ने रिवाइज करके बैठे हैं, जो लोग उस मैराथन को फॉलो कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश पे, तो ये पॉसिबल तो है यार। अब करंट अफेयर्स कैसे करना है? अच्छा, यहां पे एक चीज समझना, मंथली वर्सेस कंपाइलेशंस क्या करें, एक दिमाग में आता है। मेरा सजेशन है इस टाइम पे आपको कंपाइलेशन के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स को करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। कोई भी मैगजीन ले लो आप, लेट्स से आपने अगर हमें मई 2023 से करनी है, ठीक है, तो आप समझना अगर आप इसे 1/10 में भी बांट लोगे, ठीक है, अगर 100 पन्ने हैं तो 1/10 मीन्स पेज नंबर 1 to 10, 2/10 मीन्स पेज नंबर 11 to 20 एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 10 पार्ट में बांट लो, तो पहले 10 दिन आप मई में कर लो इस महीने, फिर अगले 10 दिन में आप जून कर लो, फिर अगले 10 दिन में जुलाई कर लो। तो आप समझ रहे हो, मई, जून एंड जुलाई आप ये नवंबर में कर लोगे। 10 दिन में एक मैगजीन कर लो, क्या पॉसिबल नहीं है? 10 पन्ने कर लोगे ना। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप दिसंबर में कर लोगे। उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो तुम हो गई, ये सारा कुछ जनवरी, तो जनवरी तक आते थे तुम्हारा करंट अफेयर्स एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएगा। हम एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ना कि हम लास्ट टाइम के लिए वेट करते हैं कि कंपाइलेशंस पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कम टाइम में बहुत सारा कुछ पढ़ते हो ना, तो यह जो आपका दिमाग होता है ना, फटने को होता है, इसलिए कुछ याद नहीं रहता, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं। उसकी जगह अगर आपने इसको इस तरह से पढ़ा होता ना, 10-10 दिन में भी मैगजीन कवर की होती, आप सोच के देखो, आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी होगी तो आपको वो इतनी बार रिवाइज कर चुके होते कि आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल कर पाते, आपको याद रह पाता है। इसीलिए अक्सर जो आप लास्ट में कंपाइलेशंस पढ़ते हो ना, आपको याद नहीं रहता। शॉर्ट नोट्स के पीछे भागना बंद कीजिए। लोगों ने हमेशा अपना स्ट्रगल मिनिमाइज करने की कोशिश की है, उसके चलते अक्सर वो लोग सिलेक्शन भी नहीं ले पाते। ये समस्या होती है बहुत सारे लोगों के अंदर, ये गलती आप मत कीजिए। तो अभी के लिए देखो, लास्ट टाइम पे पहुंचे, अब तो तुमने साल भर नहीं पढ़ा तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ऑप्शन ही नहीं है तो कंपाइलेशन पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर तुम पढ़ सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको मंथली पढ़नी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद एक मंथली पढ़ लो, उसके बाद आप करंट अफेयर्स के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट दे दो। भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेस्ट करंट अफेयर्स के टेस्ट निकालते हैं, उसके करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस कर लो, हो गई प्रैक्टिस यार, सफिशिएंट है, इतने में हो जाएगा करंट अफेयर्स। कितना टाइम लग जाएगा सोच के देखो। तो याद रखना इन सारी चीजों के दौरान, तो इस तरह से अगर आप करोगे ना तो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर रहे होगे और कॉमन चीजों के साथ में पढ़ाई करोगे। ये चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब प्री पढ़ रहे होगे, जब आप प्रीलिम्स के लिए का पढ़ रहे होगे, तो मेंस स्पेसिफिक जो कॉमन है, मेंस वाली जो कॉमन चीजें हैं,
आप पाओगे कि GS1 का आपका लगभग 60% अपने आप ही तैयार हो जाएगा, जो कॉमन चीज़ें हैं, और उसका PYQ तो आप करोगे ही। GS2 का आपका 50 से 60% अपने आप तैयार हो जाएगा, और GS3 का भी, इसका भी लगभग 60% तैयार हो जाएगा। तो कितना बचेगा इसका? 40% इसका बचेगा, 40% इसका बचेगा, 40% इसका बचेगा। GS4 ये तो छोटा सा सब्जेक्ट है, ये आराम से ही हो जाएगा, बाद में कर ही लोगे। ऑप्शनल का केवल पेपर 2 बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आराम से भी करोगे ना। तो पेपर 1 सोच के देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने में क्या एक पेपर नहीं कर पाओगे? आराम से होता है सर, छोटे पेपर से 3 महीने में तो लोग पूरा ऑप्शनल खत्म कर देते हैं। आपको मैं 3 महीने में आराम से करने के लिए कह रहा हूँ, तो ऑप्शनल का पेपर 1 हो जाएगा। उस दौरान थोड़ा सा बस एक काम ये करना, जब भी आप पढ़ दोगे ना, जब PYQs मेंस के PYQs कर दोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उस टाइम पे थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करना। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्वेश्चन आया और उसका सॉल्यूशन देखने से पहले थोड़ा दिमाग लगाना, यार इसका आंसर क्या होगा, उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना, तो इससे आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली साथ में इंप्रूव होती चली जाएगी। सिंपल है। तो ये चीज़ आप करोगे ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अभी भी वक्त है। स्ट्रेटेजी सही है, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बट एक चीज़ याद रखना यार, नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, और कुछ बुरे दिन भी आएंगे, ठीक है? कोई इंसान परफेक्ट नहीं, देयर विल बी बैड डेज, तो बुरे दिन भी आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप परफेक्टली नहीं कर पाएगा, आप इस प्लान को 70% भी फॉलो कर लोगे तो काफ़ी कुछ कर लोगे। 80% भी अगर आपने अचीव कर लिया ना इन टारगेट्स को, तो ये एक अच्छा है यार। कोई कौन बंदा बोलता है कि मेरा पूरा हिस्ट्री 100% तैयार है? किसी का कोई सब्जेक्ट कभी तैयार नहीं होता, एक अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें। और इस एग्ज़ाम को कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ, अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर मत हावी होने देना, कभी भी नहीं। इस एग्ज़ाम से बड़े आप हो, आपकी ज़िंदगी ही सब कुछ है। आपकी फैमिली वो इस एग्ज़ाम से बड़ी है, आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो इतना हेडेक लेके नहीं, एक कूल माइंड के साथ तैयारी करोगे ना, तो आपको मैं बता दूं, आपके पास मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। एंड इन द एंड, बाकी आप अगर मेरे गाइडेंस में, मेरी मेंटरशिप में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 1 नवंबर से मैं अपना खुद का एक बैच भी लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे मेरी मेंटरशिप में, जो जिस तरह से जून में हमने स्टार्ट किया था, ये सारे कुछ आप मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप तैयारी कर सकते हो। और जिन भी बच्चों ने मेरे साथ तैयारी की है ना, उनकी तैयारी इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। वी हैव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि यू नीड अ मेंटोर एंड आपसे नहीं हो पा रहा, आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। मैं आपकी तैयारी कराऊंगा अपने गाइडेंस में, और आपका एग्जाम क्वालिफाई कराऊंगा। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल। आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ें, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह। थैंक यू वेरी मच।